नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के साहित्यिक कार्यक्रम लेखक की जुबानी लेखक की कहानी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय उपस्थित साहित्य प्रेमियों, विद्वज्जनों और भाषा साधकों, आज हमें उस रचनाकार से संवाद का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिन्होंने शब्दों की सीमाओं से मुक्त होकर भाषाओं के बीच एक सेतु स्थापित किया है। कवि, आलोचक, अनुवाद विद्या के सिद्ध हस्ताक्षर और बहुभाषिक संवेदना के संवाहक डॉक्टर संतोष आलेक्स जी का साहित्यिक अवदान अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से कविता, आलोचना, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद के माध्यम से भारतीय साहित्य को आप समृद्ध कर रहे हैं। आपकी रचनाएं जहां एक ओर मानवीय संवेदनाओं की गहराई को स्पर्श करती हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करती हैं। 32 से अधिक भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद होना उनकी सृजनात्मकता की वैश्विक स्वीकार्यता का परिणाम है। हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साहित्यिक आदान प्रदान में उनका विशेष योगदान रहा है। अब तक आपकी 80 से अधिक, लगभग 100 के आसपास पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज का ये साक्षात्कार केवल उनके साहित्यिक कृतित्व को जानने का अवसर नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व की उस आंतरिक साधना को समझने का भी प्रयास है जिसमें उन्हें निरंतर सृजन पथ पर अग्रसर रखा है। आइए शब्दों के सार्थक संवाद का हम आरंभ करते हैं और मैं मंच पर हार्दिक अभिवादन स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर संतोष आलेक्स जी का। सर, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। मैं सबसे पहले नीदरलैंड की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और इस प्रकार की एक साक्षात्कार के लिए मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपको और नीदरलैंड के सारे हिंदी प्रेमियों और हिंदी भाषियों को मैं नमन करता हूं इस पटल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे आपकी रचनात्मक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई विशेष घटना, व्यक्ति या कोई ऐसी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया, कविता या अनुवाद की ओर उन्मुख किया? मंच आपका है सर। ऋतु जी, ऐसा है कि मैं कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैंने एमए की पढ़ाई की थी। एमए के साथ साथ मैंने पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कोर्स भी मैंने उसमें अपना एडमिशन करवाया था। तो अनुवाद के जो सत्र होते थे वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की ही होती थी। तो उसके बाद पूरा दिन मेरे पास था, पूरा समय मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि अनुवाद की कक्षाओं में जो थियोरी सिखाई जाती है उसका अगर मैं अभ्यास करके देखूं तो कैसे रहेगा। तो इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले मलयालम के बहुत ही चर्चित रचनाकार एन.एस. माधवन की चर्चित कहानी तीर्थ, जिसका हिंदी अनुवाद रहेगा संशोधन, इस कहानी का मैंने अनुवाद किया। उसको उपरांत मैंने अपने गुरुवर प्रोफेसर ए अरविंदाक्ष जी को यह अनुवाद दिखाया और काफी उत्सुकता ये जानने के लिए कि पहला अनुवाद ये रहेगा कैसे। कई हफ्तों के बाद जब सर ने मुझे बुलाया और बताया कि इस अनुवाद पर और भी काम करना है मुझे, तो उन्होंने मुझे यह हिदायत दी कि छोटी छोटी कहानी और कविताओं से अनुवाद को शुरू कीजिएगा। तो मैंने फिर मलयालम की बहुत ही चर्चित कवयित्री और कहानीकार, अंग्रेजी में कमला दास है उनका नाम और मलयालम में माधवीकुट्टी के नाम से लिखती हैं, तो उनकी एक छोटी सी कहानी, उसका हिंदी अनुवाद बकरी शीर्षक से किया और एर्नाकुलम में जहां वो रहती हैं उनके घर उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया, जाके उनसे मिला और छोटी सी कहानी 3 पैराग्राफ का, तो उनके अनुरोध पर उसको पूरा पढ़ लिया और वो काफी खुश हुई अनुवाद को लेकर और अनुवाद को सराहा और मुझे उसको प्रकाशित करने की अनुमति दी। तो इस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में मैंने शुरुआत की। अरे वाह सर, ये तो बहुत सही रहा कि
क्या कई बार अक्सर ऐसा होता है कि लोग अनुवाद सीखते हैं लेकिन उसको अपने कार्य में सिर्फ उपयोग करते हैं, लेकिन आपने उसको साहित्य में उतारा अपने अनुवाद शिक्षण को, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। और हिंदी साहित्य के साथ साथ आपने अन्य भाषाओं को भी समृद्ध किया, तो ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान है आपका। आपकी जी, कविताओं का शुक्रिया। 32 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको क्या लगता है आपकी काव्य संवेदना का कौन सा तत्व वैश्विक पाठकों को सबसे अधिक जोड़ता है? इस प्रश्न के साथ साथ हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप इस प्रश्न का जवाब देते हुए अपनी एक दो कविताएं भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। मंच बिल्कुल। आपका है। ऋतु जी, मेरी कविताओं का जो 32 भाषाओं में हुआ उसमें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, टर्किश, कुर्दिश, सिन्हलेस और भारतीय भाषाओं में कविताओं का अनुवाद हुआ। भारतीय भाषाओं में हिंदी के माध्यम से या हिंदी कविताओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, जबकि विदेशी भाषाओं का अनुवाद मेरी ही कविताओं का मेरे द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद से उन्होंने विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया। मेरी कविताओं में ज्यादातर मेरी जो 3 हिंदी कविता संग्रह है, 2 संग्रह और तीसरी जो कविता संग्रह एक लंबी कविता है पिता मेरे, तो इन तीनों कविता संग्रहों में अमूमन यह बात उठती है कि मेरी कविताओं में नदी, नाले, खेत, खलिहान, परिवार, माँ बाप, पिता, ये सारे विषय मेरी कविताओं में आते हैं। तो आप देखिए, माता पिता, इनका दुख दर्द, इनकी पीड़ा, वो विश्व भर में सब जगह लगभग एक समान है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सब्जेक्ट्स है इसको हम यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण मैं समझ पाता हूं कि मेरी कविताओं का इतनी भाषाओं में अनुवाद होने का कारण वो भी उनकी भाषा में इस पीड़ा को उन्होंने उतारा है, और मेरी कविताओं को एक विदेशी लिबास में मुझे देखने, पहचानने और सुनने का जो मौका मिला, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। तो सर फिर नेकी और पूछ पूछ आप अपनी कुछ कविताएं हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। हमारे साथ जी बहुत जी, सारे बिल्कुल दर्शक जुड़ गए हैं। जी। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार आदरणीय सुनीता तिवारी जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ जी पत्रकार एंड साहित्यकार गोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। निर्देश जी निधि जी जुड़ गई हैं। श्रीलंका से भी हमारे साथ तक्षशिला जुड़ गई हैं। बहुत सारे जी दर्शक जुड़ गए हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। जी जी। पटेल के माध्यम से जुड़े सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े। ये इससे मेरा हौसला भी बढ़ता है। तो पहला कविता है, इसका शीर्षक है बावना। बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेते वक्त अचानक नजर पड़ी बोनसाई पर। यूं तो यह आकार में है बौना, मगर है आकर्षक जरूर। 10वीं मंजिल से सामने के घर दिखते हैं बौने, हमारे फ्लैट का चौकीदार है बौना, बौने हैं उसकी पत्नी, बच्चे व इच्छाएं। सोच के देखिए, किसी व्यक्ति की इच्छाओं का बौना होना कैसे रहेगा। 10वीं मंजिल से सामने के घर दिखते हैं बौने, हमारे फ्लैट का चौकीदार है बौना, बौने हैं उसकी पत्नी, बच्चे व इच्छाएं। वामन को वरदान दे महाबली भी हो गया बौना। बौना है कमरे की चारदीवारी में कैद, झूठी शान में जीता आदमी, वह आदमी नहीं बोनसाई हो चुका है। बहुत सुंदर सर, और इसका जितना गूढ़ अर्थ है, सच में बहुत ही गहन कविता है और एक सार्थक कविता है। तो आपने जैसे बताया कि ये सार्वभौमिक संवेदनाएं हैं जो दूसरी भाषाओं में लोगों को आकर्षित किया और उन्होंने दूसरी भाषाओं में इन कविताओं का संवाद किया। हम जी आपसे फिर से एक अनुरोध करते हैं कि एक आध कविता और सुनाएं सर। जी जी। बहुत ही छोटी सी कविता है। हम सबको पता है कि आजकल पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर जो है वो चलन के बाहर है, तो इसीलिए मैंने कविता का शीर्षक ही दिया है पोस्ट कार्ड। मेरी पेंशन रुक गई है, मां की तबीयत खराब है, खपरेल टूट गए हैं, इस बार भी फसल खराब हो गई। मेरी पेंशन रुक गई है, मां की तबीयत खराब है,
खपरेल टूट गए हैं, इस बार भी फसल खराब हो गई, अपना ख्याल रखना बेटा, हो सके तो एक बार गांव आना। वाह, बहुत संवेदनशील। सच कहा सर, जो पहले जो चिट्ठियां लिखी जाती थी वो सिर्फ स्याही से उकेरे हुए शब्द नहीं होते थे, वो मन के भाव होते थे। उनमें बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल। संवेदनाएं होती थी, स्नेह होता था, प्यार होता था, न जाने जी क्या क्या उसमें छिपा होता था जो आज ईमेल में या व्हाट्सएप के मैसेज में नहीं होता है। बहुत बिल्कुल सुंदर दोनों बिल्कुल। कविताएं आपकी। इसके साथ जी साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे सर कि आप जी कवि हैं। अभी हमने आपकी बहुत सुंदर कविताएं सुनी हैं। आप आलोचक भी हैं और अनुवादक भी हैं और लेखक भी हैं। तो इन सारी भूमिकाओं में से आप सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण किसे मानते हैं, कि कौन सा कार्य आपके लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहता है और क्यों? ऋतु जी, ऐसा है कि तीनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। साहित्य की विधा में सबसे कठिन विधा कविता है। कविता मेरे लिए स्वानुभूति है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह भोगा हुआ यथार्थ है। कल्पना के आधार पर कविता लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। कवि ने जो देखा, जो सुना और जो महसूस किया, उसकी अभिव्यक्ति को वो शब्दबद्ध करता है। जरूरी नहीं कि कविता उसी वक्त बने, एक महीने के बाद बने, कभी कभी सालों बाद भी वो कविता कागज में उतरती है। जहां तक आलोचना की बात है, यह कविता के बिल्कुल अलग है। इस दृष्टि से कि आलोचक को अपनी बात निष्पक्ष होकर कहना पड़ता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि आलोचक अपने को सही और रचनाकार को गलत बताता है। कहीं उल्टा भी हो जाता है। रचना में घुसकर रचनात्मकता को और रचनात्मक पक्ष को सही तरह से उसका अवलोकन करते हुए आलोचक जब आलोचना करता है तो उस आलोचना में दम होता है। कई बार देखा जाता है कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, तो कुछ करने के लिए कुछ तो करके आलोचना कर दी। इस तरह की भी आलोचना और उस तरह के आलेख भी मैंने पढ़े हैं। तो कविता का पक्ष अलग हो गया, आलोचना का पक्ष अलग हो गया। जहां तक अनुवाद की बात है, मैं बहुभाषी अनुवादक हूं और मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी 5 भाषाएं बोलता हूं। इसके अलावा पंजाबी, कन्नड़, बंगाली और क्या कहें असमी भाषाएं मैं 20 या 30% समझ लेता हूं। वो इसलिए भी है कि मुझे बचपन से भाषाओं का शौक रहा है। और जब मैं अनुवाद करता हूं, जब इन भाषाओं में परस्पर अनुवाद करता हूं, हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी में सीधे परस्पर अनुवाद करता हूं, तेलुगु और तमिल से मैं लाइव अनुवाद करता हूं। माने अगर किसी ने कोई मेरे साथ बैठ के तेलुगु में एक कविता वो अगर सुना रहा है, तो मैं लाइव उनके साथ बैठ के तेलुगु से हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम तीनों भाषाओं में मैं अनुवाद कर सकता हूं। तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि ये भगवान की देन है, लक्ष्मी की कृपा है कि मैं भाषाओं पर काम कर रहा हूं। साहित्य सृजन है तो अनुवाद पुनः सृजन है। कोई भी कवि बन सकता है, कहानीकार बन सकता है, उपन्यासकार बन सकता है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि ट्रांसलेशन इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आसान नहीं है अनुवाद करना। लोगों के मन में यह विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति 2 भाषाएं बात करता है या बात करने में सक्षम है तो वो अनुवाद कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अनुवाद में उस भाषा की संस्कृति, वहां की रहन सहन, वहां के लोग, वहां के त्योहार, बहुत सारी चीजें हैं उस भाषा को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए। जब इतनी भाषाएं और उस भाषा की संस्कृतियों का ज्ञान जब रखते हैं, तब जाके एक व्यक्ति कुछ अच्छी तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर पाएगा। तो इसलिए कवि का पक्ष अलग है, आलोचक का पक्ष अलग है और अनुवादक का पक्ष तो बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। और आपने जो इन तीनों को परस्पर अलग-अलग करके बताया और विशेष रूप से अनुवाद के लिए बताया कि अक्सर लोग ऐसा जानते हैं और मानते हैं और समझते हैं कि अगर कोई 2 भाषा जानता है, तो वो दोनों परस्पर भाषाओं में आसानी से अनुवाद कर सकता है। जबकि जी, अनुवाद करना एक कठिन काम है, क्योंकि आपको मूल भाषा से स्रोत भाषा में दूसरी भाषा में अगर करना है, तो उस भाषा की भी बिल्कुल। उतनी ही पकड़ होनी चाहिए जितनी आपकी अपनी मातृभाषा की, या जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं वहाँ की जी, संस्कृति की, वातावरण की, वहाँ की साहित्य की, या जिससे भी संबंधित, जिस विषय से भी वो संबंधित है, उस विषय में भी आपकी महारत होनी चाहिए। बहुत सुंदर ढंग जी, से आपने ये हमारे दर्शकों के समक्ष तीनों तीनों के फर्क को समझाया। आपकी एक किताब है, बारिश में भीगे आंवले के फूल। तो आंवले के फूल, गेंदे के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, आंवले के फूल ये कुछ विशेष है सर, मेरे लिए विशेष है। मैंने कभी आंवले के फूल नहीं देखे हैं। तो आप, मुझे उत्सुकता है और मेरे साथ-साथ हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता है इसके बारे में जानने के लिए। इस बीच में हमारे साथ और भी बहुत सारे साहित्यकार जुड़ गए हैं। वरिष्ठ बाल साहित्यकार चेन्नई से जुड़ गई हैं रुचिका जी, और वो भी कह रही हैं कि अनुवाद में भावों का आना भी बहुत ज़रूरी है, शब्दानुवाद सार्थक नहीं होते हैं। गोपाल शर्मा जी भी बोल रहे हैं बहुत सार्थक, यथार्थ प्रेरित आपकी रचनाएं हैं। जय संतोष जी भी जुड़ गए हैं जो कह रहे हैं बहुत सुंदर है। और वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार आदरणीय सुनीता तिवारी जी भी बोल रही हैं कि आपकी रचनाएं अद्भुत हैं। भारत सरकार में कार्यरत अनुवादक अतुल चतुर्वेदी जी भी बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर आपकी रचनाएं हैं। इस तरह सारे, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन सभी आपको बहुत लगन से सुन रहे हैं। तो सर, ये जो बारिश में भीगे आंवले के फूल पुस्तक है, उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। जी। ऋतु जी, ऐसा है कि मैं हमेशा कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ। ये जो 80 किताबें मेरी प्रकाशित है इतनी भाषाओं में, उसमें 40 से अधिक किताबें केवल हिंदी में, मात्र हिंदी में, और उसमें 15 किताबें मेरी मौलिक किताब हैं। तो जब मैंने कुछ अलग तरीके से अनुवाद करने की कोशिश की, तो बारिश मेरे लिए हमेशा प्रिय विषय रहा है। हालांकि बारिश पर मैंने कविता अभी नहीं लिखी है, कुछ मतलब रफ उसको लिख कर रखा है, उसको पूरा नहीं किया है। तो मैंने बारिश पर लिखी गई भारतीय कविताओं का थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करने लगा। तो मुझे यह समझ में आया कि बहुत ही उम्दा कविताएं भारतीय भाषाओं में कविता पर मतलब बारिश पर लिखी गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक संकलन के रूप में लेके आऊं, जिसमें उसकी अवधारणा, उसका अनुवाद और संपादन मेरे द्वारा हो। तो मैंने लगभग 1.5 साल से मैं उसको देख रहा था, उस पर काम कर रहा था। तो मुझे एक आकर्षक शीर्षक चाहिए था, और केरल में आंवला बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ बहुत सारी चीजों के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और मुझे उसको बारिश के साथ जोड़ना था। तो मैंने कहा ना, मेरी जितनी भी रचनात्मकता है मैं उसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। तो मेरे मन में ऐसा एक सेंटेंस आया, वाक्य आया, बारिश को जोड़ते हुए, आंवले को जोड़ते हुए, बारिश में भीगे आंवले के फूल। और ऋतु जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने फेसबुक पर इसकी सूचना दी, तो बहुत जगह से मुझे फोन आया कि केवल इस शीर्षक को लेते हुए कि संतोष जी, आपने बहुत ही अच्छा शीर्षक लगाया है, हमको बहुत पसंद आया। तो मैंने भारतीय भाषाओं में जो कविताएं हैं, बारिश पर जो कविताएं हैं, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। जैसे आप सबको पता है, केरल में मानसून का एक अलग सौंदर्य है। यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई मानसून का सीजन होता है। बारिश हमेशा साहित्यकारों का प्रिय विषय रहा है, खासकर कवियों का। तो मैंने कविताओं को ढूंढा, और इस किताब में बारिश में भीगे आंवले के फूल में 14 भारतीय भाषाओं में लिखी गई बारिश कविताओं का हिंदी अनुवाद है। अरे वाह। मानसून का प्रभाव केवल भारतीय कृषि व्यवस्था, उद्योग और वातावरण पर ही नहीं पड़ता, अपितु
भारतीय लोक साहित्य पर भी पड़ता है। मानसून आने पर केवल दादुर ही नहीं टटराते, मोर ही नहीं नाचते, बल्कि भारतीय कृषक, युवक युवतियां सभी उल्लासमय होकर नाचने गाने लगती हैं, झूमने लगते हैं। आप अगर भारतीय साहित्य की बात करें, आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं कि सूर्य अपने किरणों से सागर का पानी सोख लेता है, फिर यही सागर का पानी आकाश अपने गर्भ में 9 माह तक रखता है और जलवर्षा के रूप में अमृत पुत्र को जन्म देता है। वे मेघमाल की को ऐसी सीढ़ी कहते हैं जिस पर चढ़कर कुटज और अर्जुन की माला से सूर्य का हम अभिनंदन करते हैं। कालिदास का मेघदूत तो वर्षा का ही काव्य है। कालिदास ने अपने विलक्षण काव्य सामर्थ्य से वर्षा का मानवीकरण कर दिया। कादंबरी में तो बाणभट्ट ने वर्षा ऋतु का भयावह वर्णन करते हुए वर्षा की बूंदों को बाणों की संज्ञा दी है। जयदेव ने तो अपने कालजयी ग्रंथ में गीत गोविंद में उसका आरंभ ही वर्षा से किया है। सॉरी। इस कविता संग्रह में, अनुदित कविता संग्रह में, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर विनोद कुमार शुक्ल तक की कविताएं हिंदी में शामिल हैं और बाकी भारतीय भाषाओं में बहुत ही चर्चित कवियों की कविताओं का हिंदी अनुवाद है। और आप अनुमति दे तो एक दो कविताएं मैं उसमें से मैं सुनाना चाहूंगा। नेकी और पूछ पूछ सर, हमारे दर्शकों को आपकी कविताएं भी बहुत पसंद आ रही हैं और आपके वक्तव्य भी बहुत पसंद आ रहे हैं। निर्देश निधि जी लिख भी रही हैं कि मानसून तो सभी को प्रभावित करता है और बहुत सुंदर शीर्षक है। और रुचिका जी भी लिख रही हैं कि वह बहुत सुंदर और जरूर कविताएं सुनना चाहेंगे। तो सर, मंच आपका है। जी, यह है बंगाली कवि शक्ति चट्टोपाध्याय जी की कविता का हिंदी अनुवाद। कविता का शीर्षक है कोलकाता की छाती पर बारिश। बिना पूछे ही बारिश आ जाती है, बूंदें टिन शेड पर टपकती है उग्र घोड़े की टापों की तरह। सड़कों पर फूल बिखरे पड़े हैं, कूड़े के ढेर से तरल पदार्थ बहता है, यह एक अलग कलीझूरा है। यहां बारिश बंगले के बीच नहीं बल्कि कोलकाता के घिनौने घरों के बीच बह रही है। बारिश आती है, गलियों में पानी भर जाता है, वह अपने साथ कहानियां, बिस्तर के कपड़े, मछली के शल्क, छिलके, मध्यवर्गीय घरों की सुस्ती, बेपरवाह राजनीति, बैलेट बॉक्स, सूखी लकड़ियां अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। बारिश और बारिश में भीगी पिकनिक जरूरी है कोलकाता के लिए और सूखी घास के लिए भी। प्रसव कक्ष इधर, नीमतला राख उधर। जीवन, मृत्यु और अन्य छोटी छोटी बातें बारिश में बिखर जाती हैं। कपास सैटन के चादरों के बीच हमेशा के लिए बिछ जाती है। बारिश थोड़ी देर से सोती है कोलकाता की छाती पर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कलकत्ता की खूबियों को भी इस कविता में दर्शाया गया। जी, कपास मलमल की छाती पर सो जाती है और बारिश की बूंदों को भी, और मछली, और किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थितियों को भी इस कविता में व्यक्त किया गया है। और आपने बहुत सुंदर ढंग से इसे सुनाया। हमारे दर्शक एक आध कविता और सुनना चाहते हैं आपसे। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये मलयालम की चर्चित कवि के सच्चिदानंदन की मलयालम कविता का हिंदी अनुवाद है। बारिश की याद। बारिश की स्मृति में एक इंद्रधनुष है जिसे हमने खो दिया। एक स्वर्ग है जो ईश्वर के इंतजार में है। नदी की स्मृति में है बारिश की स्मृति। हमारे द्वारा नदी से उठाए जाने वाला हर पत्थर एक ईश्वर है। ईश्वर की याद व नदी की याद बारिश की यादों में है। मनुष्य के पहले की पवित्र भूमि, पहले हत्या के पहले मनुष्य की यादों की बारिश है। वाह वाह सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी।
हमारे साथ निरुपमा सिंह ढाका जी जुड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं बहुत सुंदर बारिश पर कविता और उतना ही सुंदर अनुवाद। निर्देश निधि जी भी जी बोल रही हैं बहुत सुंदर, और सुनीता तिवारी जी भी बोल रही हैं कृपया और सुनाएं, बहुत सुंदर। जी जी जी। गोपाल मैं शर्मा जी। बंगाली, मलयालम और उसके बाद चर्चित मेरी प्रिय कवियत्री कमला दास जी की एक अंग्रेजी कविता का हिंदी अनुवाद, बारिश। हम लोगों ने उस पुराने घर को छोड़ दिया जब मेरा कुत्ता वहां मर गया। उसे दफनाने के बाद दो दो बार खिले गुलाब को जल्दी में जड़ों से उखाड़कर अपनी किताबों, कपड़ों और कुर्सियों के साथ लादने के बाद हम एक नए घर में रहते हैं अब। और इसकी छत नहीं रिसती, लेकिन जब बारिश होती है यहां, मैं देखती हूं बारिश भिगोती है खाली घर को। मैं सुनती हूं इसका बरसना, जहां अब मेरा पिल्ला सोया है अकेला। हम्म, छोटी कविता लेकिन गहन कविता, बहुत सुंदर कविता सर। आपकी कविताओं का जो चयन है, जो आपने अलग अलग भाषाओं से इस संग्रह में एकत्रित की हैं और अनुवाद किया है, तो आपका चयन भी बहुत ही क्या जी कहें कि उच्च कोटि का है। जी सर। जी जी जी। मैं ऋतु जी एक छोटी और कविता सुनाना जी चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल ये सर। मुझे ये है सिंधी कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कृत सिंधी कवि मोहन गहानी जी की कविता। बहुत छोटी कविता है, बारिश। रात भर मूसलाधार बारिश, बालकनी से दिखाई दे रहा है जो दृश्य वह इस प्रकार है। रात भर मूसलाधार बारिश, बालकनी से जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार है। एक नौकर पानी से भरी बाल्टी से कार धो रहा है और बारिश में इसे सुखाने की कोशिश कर रहा है। आह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बारिश बारिश में कार धो रहा है और सुखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि जी सूखेगी नहीं, फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहा है ईमानदारी से। जी बहुत ही बढ़िया कविता। और आपने जी हमें बंगाली, उर्दू, मलयालम और सिंधी कविताओं के अनुवाद सुनाए इस संग्रह से, जो जी बहुत ही सुंदर है अनुवाद है। और जैसा कि आपने कहा भी, अनुवाद केवल शब्दाक्षर नहीं होता कि शब्दानुवाद कर दिया और कविता का अनुवाद हो गया, या किसी भी साहित्य की किसी भी विधा का अनुवाद हो गया। उसके लिए आपको उस परकाया में उतरना पड़ता है, उसके भाव को समझना पड़ता है, कवि या साहित्यकार क्या कहना चाह रहा है। तो आपने ये जी। बहुत अच्छे ढंग से निभाया है, और हमारे दर्शक भी इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया उम्दा अनुवाद है। गोपाल शर्मा जी भी बोल रहे हैं कि बहुत 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 बढ़िया शुक्रिया, अनुवाद है। बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप बहुभाषी अनुवादक हैं, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण भी देखा कि आपने विभिन्न भाषाओं की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है, लेकिन आप मौलिक सृजन भी करते हैं, और जिसमें जी अभी आपने बताया भी कि मौलिक सृजन की आपकी अपनी 15 से अधिक पुस्तकें हैं जो आपके मौलिक सृजन की है। तो जी। अनुवाद और मौलिक सृजन, इन दोनों में आप कैसे तालमेल बिठाते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। अम, ऋतु जी, जैसे मैंने कहा कि मैंने शुरुआत अनुवाद से की, तो पहले पहले मैंने मलयालम कविताओं से अनुवाद किया। उसके बाद मैंने मलयालम कहानियों का हिंदी में अनुवाद करने लगा। कविताओं का अनुवाद करते करते मेरी पहली कविता मलयालम भाषा में बनी। मलयालम भाषा में जब कविताएं संकलन में संकलित करने मात्र जब हुआ, तो मैंने 2008 में दूरम नामक कविता संग्रह मलयालम में प्रकाशित हुआ, और फिर 2011 में ज्ञान निनकुर गजल नामक दूसरा मलयालम कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इस बीच में अनजाने मैं हिंदी कविताओं को भी मैंने लिखने लगा, और देश भर की चर्चित पत्र पत्रिकाओं में जब मेरी हिंदी कविताओं का प्रकाशन हुआ, तब जाके 2013 में मेरी पहली कविता संग्रह पांव तली मिट्टी का प्रकाशन हुआ। और फिर 2017 में हमारे बीच का मौन,
इस कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इस बीच मैं अनुवाद करता रहा, मलयालम से हिंदी, हिंदी से मलयालम, तेलुगु से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। जब मैंने लगभग 23-24 साल मैंने पूरा इन भाषाओं में मेरा अनुवाद का काम हुआ, तो मेरी पहली अकादमिक किताब जो मौलिक किताब है, अनुवाद प्रक्रिया एवं व्यावहारिकता, इस किताब को मैंने लिखा। यह किताब मैं इसे 22 कैरेट गोल्ड में कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा जो अनुभव हो वो मेरा अपना है। मैंने 4 भाषाओं में जो अनुवाद करते हुए मुझे अनुवाद के क्षेत्रों में मैंने जिन दिक्कतों का मैंने सामना किया, उसको मैंने इस किताब में विषय के रूप में मैं ले आया, अनुवाद प्रक्रिया एवं व्यावहारिकता। और मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि यह किताब आज भारत के 3 विश्वविद्यालयों में अनुवाद पाठ्यक्रम में एक अप्रूव्ड रेफरेंस टेक्स्ट के रूप में इसको शामिल किया गया है। वाह, बहुत इसके बाद थैंक यू। इसके बाद 2019 तक आते आते मैंने एक हिंदी में एक अलग तरीके की किताब का संपादन किया, जिसका शीर्षक है हिंदी की साहित्येतर भूमिका। यह किताब भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहली किताब है जहां मैंने हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी की जो अवस्था है उसको ढूंढने की मैंने कोशिश की है। महत्वपूर्ण। जैसे यातायात में हिंदी, बैंकों में हिंदी, टूरिज्म में हिंदी, जो साहित्य नहीं है, साहित्येतर जो विषय है, वहां हिंदी की क्या स्थिति है, कैसे काम हो रहा है हिंदी पर, हिंदी की साहित्येतर भूमिका। यह किताब भी मेरे बहुत ही करीब एक किताब है। इसके बाद मैंने जैसे कहा, हमेशा कोशिश कुछ अलग करने की होती है। मैंने गांधी पर एक किताब लिखा, बापू जिसे मैंने जाना। अब जब आप कहोगे गांधी तो आपको थोड़ी दूरी आप महसूस करोगे गांधी से, लेकिन आप जब बापू कहोगे तो आपको एक अपनापन महसूस होता है। तो मैंने शीर्षक रखा, बापू जिसे मैंने जाना। अब इस किताब में इसके 3 खंड है। पहले खंड में मैंने बापूजी सच्चाई के पुजारी थे, समय पर आते थे, समय को मानते थे। तो इस प्रकार इनकी जिंदगी के जो 6 पहलू हैं उस पर मैंने टिप्पणियां की, या कहे कि उस पर आलेख है मेरा। पहला जो खंड है उसमें। दूसरे खंड में मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेता हूं, ड्राइंग कर लेता हूं। तो मैंने दूसरे खंड में मैंने गांधी जी पर 12 पेंसिल स्केचेस मैंने जो बनाए उसको मैंने शामिल किया। मतलब गांधी चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, गांधी का धड़, इस प्रकार 12 पेंटिंग्स जो मैंने बनाए, पेंसिल स्केचिंग, ये दूसरे खंड में है। और तीसरे खंड में पहली बार गांधी पर लिखी गई पूरे भारतीय भाषाओं से कविताओं का हिंदी अनुवाद है। अरे वाह। तो इस प्रकार गांधी साहित्य पर लिखी गई एक हल्की सी कोशिश, एक अलग तरीके की किताब लिखने की। तो अनुवाद भी करता जा रहा हूं, मेरी मौलिक किताबें बीच में आ रही हैं, और इस प्रकार मैं अन्य भाषाओं में अनुवाद करता हूं। और खुशी की बात है कि साहित्य अकादमी के लिए मैंने हिंदी के बहुत ही चर्चित और मेरे प्रिय कवि लीलाधर जागुड़ी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कृत कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, इस कविता संग्रह का अनुवाद मलयालम में करने के लिए साहित्य अकादमी ने मुझे उसको असाइनमेंट दिया, और आकाशतिल अनुभवतिल चंद्र नामक शीर्षक से मैंने उसका अनुवाद किया और साहित्य अकादमी ने उसको प्रकाशित किया। मुझे यात्राएं बहुत पसंद है। मैंने भारत भर में 25 जगहों की जो यात्रा की, उसको आधार बनाकर मेरी पहली यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था देवदारुओं के तले। इसके बाद एक अनोखी घटना मेरी जिंदगी में हुई। जैसे मैंने कहा कि मेरी कविताओं का 32 भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। 2017 में मुझे इस्तांबुल पोइट्री फेस्टिवल में जाने का मौका मुझे मिला। मेरी हिंदी कविता संग्रह, पहली कविता संग्रह पांव तले की मिट्टी का टर्किश भाषा में अनुवाद हुआ, और उस इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उसका विमोचन हुआ, जिसके चलते मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो मैं वहां हफ्ते भर रहा, और वापस आकर लगभग 1 साल के बाद मेरी दूसरी
यात्रा वृत्तांत तैयार होती है जिसका शीर्षक है इस्तांबुल में हफ्ते भर। यह किताब भी हिंदी साहित्य में इस्तांबुल पर लिखी गई पहली यात्रा वृत्तांत है। इसे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां के लोगों के तौर तरीके, वहां का जो बेली डांस, इस प्रकार मैंने एक हफ्ते में मैंने क्या वहां पे देखा, क्या महसूस किया, और मेरा जो कविता पाठ था वहां के एकेडमी में और पोएट्री फेस्टिवल में, और मेरे साथ जो कवि आए थे बाहर विदेशों में, इन सब चीजों को लेकर यह दूसरी कविता संग्रह मतलब दूसरी यात्रा वृत्तांत निकली। तो इस प्रकार कोई किसी क्या कहते हैं पूर्व निर्धारित योजना के तहत 32 सालों 33 सालों से मैंने काम नहीं किया। जैसे काम आता गया मैं उसे लेता गया और काम करता गया, और आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है सर। नहीं, मेरा भी और सौभाग्य है। सच ही कहा आपने कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जी अब जी तक की हमारे बातचीत से आपने जितने भी बातें बताई उनसे मैंने ये समझा कि आपने पहले बहुत पढ़ा और फिर गढ़ा। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल। बहुत ही प्रेरणादायी संदेश आपकी बातों से हमें मिल रहा है कि अच्छा सृजन करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना भी चाहिए, चीजों को बिल्कुल जानना चाहिए, उसके बाद जब आप लिखेंगे तो शायद लोग उसे पढ़ेंगे। इस बीच में हमारे हिंदी सेवक हिंदी की गूंज के निहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं, और वहाँ की हिंदी यहाँ हिंदी की स्वीकार्यता भी बताइए, वो भी बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह निहार जी, हिंदी की गूंज इनका मंच है, और निरुपमा सिंह ढाका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हैं। और आईसीसीआर के कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बहुत सराहनीय और सुंदर प्रयास आपका बता रहे हैं। और जी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद गोपाल शर्मा जी, आदरणीय गोपाल शर्मा जी बोल रहे हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। तो धीरे जी धीरे सर आप पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। मैं आपसे जी पूछना ही चाहती थी इस पुस्तक के बारे में, आपकी यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक थी, क्योंकि वो बहुत चर्चित हुई थी इस्तांबुल में हफ्ते भर। मैं इसके संबंध में आप हमारे दर्शक जानना ही चाहते थे, और आपने बताया भी। जी थोड़ा सा जी कुछ और जानना चाहती हूँ कि आप हफ्ते भर वहां रहे, तो जी जो जी भाषा का जो एक कहें रुकावट या भाषा की बाध्यता थी कुछ ऐसी, कभी आपको लगा वहां पर कि कहीं भाषा जो है बीच में वो रुकावट डाल रही है? क्योंकि इस्तांबुल में तुर्की भाषा बोली जाती है, आप हिंदी वाले, वैसे तो आप सिद्धहस्त हैं क्योंकि आप बहुभाषिक हैं, आपको भाषाओं से प्यार है, ऐसा कहूँ तो गलत ना होगा। तो आप इस पुस्तक जी के बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले पुनः पटल से जुड़े सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है। ऋतु जी, एशिया और यूरोप के बीच ये जो देश स्थित है जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, आज उसको हम टर्की कहते हैं, इस्तांबुल कहते हैं। यहाँ 4 दर्शनीय स्थल है जो एक ही जगह पर स्थित है, अगल बगल में। उसमें एक है वहां का जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में लगभग आपको एक पूरा दिन लग जाएगा उस म्यूजियम को देखने में। तो हम उसको दौड़ते भागते हुए उस म्यूजियम को हमने कवर किया, जहां वो जो राजा है, उनका जो साम्राज्य है, वो किस तरह बैठ के लोगों की शिकवा गले सुनते थे। उनका जो कमरा था, उनका रसोई अलग है, उनका रानियों का रहने का अलग अलग है, उनका अस्तबल अलग है। मतलब सोच के देखिए कितना बड़ा पैलेस है वो। इसको देखने का मौका मिला तो उनके संस्कृति, उनका जो क्या कहें, उनका जो विरासत है उसको देखने सुनने का मौका मिला। दूसरा एक है वहां पे एक पहले वो चर्च हुआ करता था, फिर उसको क्या कहें मॉस्क बना दिया, फिर उसको चर्च बना दिया, फिर उसको मॉस्क बना दिया। आज के समय में वो एक दर्शनीय स्थल के रूप में है। तो जब आप उसके अंदर आप प्रवेश करोगे तो उसमें दोनों है, उसमें
कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, उकेरी गई हैं, और वहीं पर मरियम के गोद में लेटे हुए यीशु का चित्र भी गुंबद में मतलब बनाया गया है। वो भी हिस्टोरिकल है। तीसरा जगह जो है वहां पे जो मैंने देखा, लगभग सभी जो मॉस्क होते हैं दुनिया में वो उसके 4 मीनार होते हैं। इस्तांबुल का जो मॉस्क है उसके 6 मीनार हैं। और यही नहीं, उसको ब्लू मॉस्क कहा जाता है। कारण यह कि उस मॉस्क के अंदर लगभग 2000 नीले टाइल्स लगाए गए हैं, और शाम के वक्त जब 6 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा छा जाता है और मॉस्क के अंदर बत्ती जलाई जाती है, उसकी रोशनी जब इस टाइल्स पर पड़ती है तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगता है कि आसमान इस मॉस्क के अंदर उतर आया हो। ये कहा नहीं जा सकता, आपको उसको अनुभव करना है ये किस प्रकार का है, जिसके चलते उस मॉस्क का नाम ब्लू मॉस्क पड़ा। इसके बाद एक जगह वहां पर है जहां पर बहुत सदियों पहले पानी को धरती के अंदर स्टोर किया जाता था। मुझे आज भी यह अविश्वसनीय लगता है कि आप जमीन पर चल रहे हो और अचानक 4 सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं, और फिर आप एक ऐसे दुनिया में प्रवेश करते हो जहां बहुत बड़े बड़े खंबे हैं और नाले हैं, जहां पानी बाहर से आता था और वहां पे उसका मतलब उसे स्टोर किया जाता था। ये पूरा का पूरा, इसको अंडर वाटर सिस्टर्न कहा जाता है। इसको आपको बाहर से कहीं से भी नहीं दिखेगा कि इस प्रकार धरती के अंदर एक सिस्टर्न इन्होंने तैयार कर रखा था। यह थी जो जगह मैंने देखे, उसके बारे में वर्णन। दूसरा, वहां का खान पान जो है, हम भारतीय अक्सर चीजों में तेल का उपयोग करते हैं। हमारे जो मतलब करी होता है, सब्जी होता है, वहां उन लोग हर चीज को बेक करते हैं, उन लोग कुक नहीं करते हैं। तो उसमें सुविधा होती है कि जिन चीजों को बेक किया जाता है उसमें तेल नहीं होता है। और इसी कारण इस्तांबुल में मैंने किसी मोटे आदमी को या मोटे औरत को मैंने नहीं देखा। अगर किसी को देखा है वो भारतीय ही होगा पक्का। वो अपने सेहत को लेकर बहुत ही मतलब ध्यान रखते हैं, बेक किए गए चीजों को खाते हैं। और ये चीज मुझे जो बहुत ही क्या कहें आश्चर्यजनक लगा कि बहुत ही मॉडर्न मुस्लिम राज्य होने के बावजूद भी वहां पे किसी प्रकार का कोई मॉरल पोलीसिंग या कुछ भी नहीं है। सब अपने तरह से कपड़े पहनने के लिए उनको आजादी है, बहुत ढंग से कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और खाने के बहुत शौकीन हैं। वो शाम होते ही हर जगह शाम को ओपन एयर रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां महिला पुरुष आके बैठते हैं, हुक्का पीते हैं। मैं पहली बार लाइव हुक्का पीना मैंने वहीं पर देखा। आराम से हुक्का रखा हुआ है, हुक्का पीते हैं, फिर उसको रखते हैं। टर्किश कॉफी जो है वो दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है, टर्किश कॉफी। तो इसमें एक अनोखी चीज भी है। जो मेरी जो होस्ट है, मैं उनका नाम अगर नहीं बोलता तो मैं गलत करता हूं, डॉक्टर हिलाल कराहन, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेरी कविताओं का तुर्की भाषा में अनुवाद किया। वो स्वयं कवित्री हैं और अनुवादक हैं। सुबह का जो नाश्ता उनके घर में था, हम 5 कवियों का, तो नाश्ता करने के बाद हमने टर्किश कॉफी हमें पिलाई। टर्किश कॉफी पीने के बाद जो चाय की प्याली है उसको उल्टा रखा जाता है, और उल्टे रखे प्याली में जो बाकी की जो छींटे हैं उस पर जो चीजें बनती हैं उसे देखकर, जैसे हम अपने पाम को देखकर पढ़ते हैं, उसको देख के पढ़ के उन लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में बोलते हैं। यह बहुत ही अनोखी कला है। और उन्होंने मेरे बारे में, और पेरू से पधारे ऑस्कार लिमाचे एक पेरू के कवि थे, हम दोनों के बारे में उन्होंने जो कहा वो 100% सही था। और ये एक कला है, वो उस कप रीडिंग का एक कला है। जैसे हम पामिस्ट्री को पढ़ने के बाद उसको मतलब हमारी जो लकीरें हैं हाथ की, उसको देख के हम बताते हैं कि हाँ इस तरह हो सकता है, ये चीजें हुई है आपकी जिंदगी में। और फिर वहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस्तांबुल में दुनिया के सबसे ज्यादा संगमरमर
पाए जाने वाला जो इलाका है वो इस्तांबुल है। आप सोच के देखिए 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख के ऊपर स्क्वायर फीट वाले घर बने हैं, केवल मार्बल से बने हैं। मतलब वहां भगवान का नेचुरली दिया हुआ गिफ्ट है संगमरमर इस्तांबुल में, और वहां से देश विदेश में इसका निर्यात आयात मतलब लोग उसको खरीद के ले जाते हैं। संगमरमर, इतना सफेद संगमरमर आप बिलीव नहीं करोगे। आप सोच के देखिए 20,000 स्क्वायर फीट का एक घर जो पूरा संगमरमर में बना हुआ है, तो सोच के देखिएगा किस तरह का होगा वो घर, और देखने में कितना सुंदर होगा वो घर। और बहुत सारे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स, वैसे तो हर शहर में है नाइट क्लब्स, लेकिन वो अपनी तरह से अपने जिंदगी जीते हैं, रहते हैं। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं। तो ये सारी चीजों को मैंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बताने की कोशिश की है। बहुत सुंदर संस्मरण आपने बताया और बहुत सारी नई रोचक जानकारियां दी। मैं भी एक थोड़ी सी जी जानकारी दे दूं कि जो तुर्काई है वो मुस्लिम देश नहीं है, वो कम्युनिस्ट देश है चाइना की तरह, और वहाँ पे भी क्रिश्चियन लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और आपने जैसे मार्बल का बताया, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है वहाँ पर, और साफ सफाई का लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और ज्यादातर लोगों को बिल्कुल लगता है कि यदि हम इस तरीके के देश में जाते हैं तो वहाँ मांसाहारी खाना बहुत होता है, और आप तो वहाँ रहकर आए हैं तो आपने देखा होगा कि उनके खाने में कितना सलाद होता है, फ्रूट होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल। शाकाहारी बहुत खाना होता है उनके साथ। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुनीता तिवारी जी लिख रही हैं, बिल्कुल नई जानकारी आपने दी है। और निर्देश निधि जी लिख रही हैं, बिल्कुल अलग सी जानकारी हमें पता लगा, बहुत सुंदर संस्मरण है। आदरणीय गोपाल शर्मा सर लिख रहे हैं, दिलचस्प संस्मरण सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार, और थोड़ा हंस भी रहे हैं कि वहां कोई मोटा नहीं था। जी और आदरणीय सुनीता तिवारी जी लिख रही हैं, ऋतु जी आपका धन्यवाद, आपने इतने प्रेरणादायक व्यक्तित्व से हमें मिलवाया। अभी तो हमारी चर्चा जारी है दीदी, अभी तो मिल रहे हैं हम लोग। और अनिल जी भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। तो ऐसे हमारे बहुत सारे जी श्रोता हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त कर रही हूँ। जी अभी हमने टर्की की बात सुनी और इस्तांबुल के संस्मरण के बारे में भी आपसे नई नई रोचक जानकारियां प्राप्त की और सुनी। इस पर आपने कोई कविता भी लिखी है सर, वहां से आकर नहीं, इस्तांबुल इस्तांबुल पर में? कविता नहीं लिखी, यात्रा वृत्तांत ही बना है। आ, वो आपने इस्तांबुल के। जी जी अ, आपने बहुत सारी अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी से भी आपने अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है? हमारे जी जी दर्शक, जैसे मेरी मुझे जहां तक मालूम है मलयालम में भी आपने अनुवाद किया है हिंदी से। हिंदी से मैंने मलयालम में अनुवाद किया है। हिंदी से मलयालम की 3 किताबें हैं। पहली किताब है, मैंने जो कहा कि लीलाधर जुगड़ी जी की कविताओं का हिंदी मलयालम में अनुवाद हुआ था। और फिर हिंदी से दूसरी जो किताब है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि केदारनाथ सिंह की चुनिंदा कविताओं का मैंने मलयालम में अनुवाद किया। और ये भी इस पटल से बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि उस अनुदित कविता संग्रह को केरल साहित्य अकादमी के अनुदित पुरस्कार के फाइनल राउंड में वो किताब पहुंची थी। काफी सुंदर कविताएं हैं, और यह भी मैं इस पटल के माध्यम से साझा करना चाहूंगा कि मेरी जो पीएचडी का जो विषय था वो था केदारनाथ सिंह और के सच्चिदानंदन की कविताओं में मानववाद, एक तुलनात्मक अध्ययन। के सच्चिदानंदन आप जानते ही हैं, साहित्य अकादमी के सचिव रहे हैं और मलयालम के बहुत ही चर्चित कवि और देश के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो इन दोनों की कविताओं में मानववाद को मैंने ढूंढने की कोशिश की, और बीआईटी यूनिवर्सिटी काटपाड़ी से मुझे इस विषय पर पीएचडी की उपाधि मुझे दी गई। तो दूसरा जो अनुवाद था केदारनाथ सिंह की चुनिंदा कविताओं का अनुवाद मलयालम में, और तीसरी जो किताब है वो था हिंदी के युवा कवि और कवियत्रियों की कविताओं का मलयालम में अनुवाद। उसमें बोधिसत्व हैं,
एकांत श्रीवास्तव हैं, नीलेश रघुवंशी हैं, अनिता वर्मा हैं, विमलेश त्रिपाठी हैं, केशव तिवारी हैं। तो इस प्रकार मलयालम से हिंदी और हिंदी से भी मलयालम में मेरा काम हुआ है। और यही नहीं, मलयालम के एक चर्चित पत्रिका के ओणम विशेषांक में हिंदी की बहुत ही चर्चित भीष्म साहनी जी की जो कहानी है, उस कहानी का मलयालम में अनुवाद हुआ और विशेषांक में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद भी कुछ और कहानियों का मलयालम में अनुवाद पर मेरा काम अभी जारी है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को, जो आपने इन कविताओं का मलयालम में अनुवाद किया है, क्या आप एक या दो रचना मलयालम में भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट समय दीजिएगा, 1 मिनट। जी जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यही है किताब। जी, इसका शीर्षक है समकालिक हिंदी कवितകൾ, मतलब समकालीन हिंदी कविताएं। जी, इसमें मैं केशव तिवारी की एक कविता का मलयालम अनुवाद सुनाना चाहूंगा। छोटी सी कविता है, बाजार पर है कविता, जिसका मलयालम में शीर्षक है कंबोलम। മുത്തച്ഛനെ കമ്പോളം എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ധാന്യത്തിന് പകരം ഉപ്പും മറ്റും വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ്. അച്ഛന് കമ്പോളം എന്നാൽ മാടി വിളിക്കുകയും കൊതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോളമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഇതെന്റെ ഒരു കൈ എന്റെ പിടിയിലും മറ്റേത് എന്റെ കീശയിലുമാണ്. नीलेश रघुवंशी की एक कविता, उसका मलयालम अनुवाद व्यत्यासम। फर्क नामक इनकी बहुत चर्चित कविता है വ്യത്യാസം. എനിക്ക് വിഷമപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയുടെ കയർത്തു, അപ്പം താ, പാല് താ, ഇതല്ല മധുരമുള്ളത് താ, ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ താ, തോന്നിയതുപോലെ താ. അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്നു. ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ കാഴ്ചയില്ല, വിശന്നിട്ടും വിശപ്പില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴും സാരിത്തുമ്പ് കൊണ്ട് വയർ മറയ്ക്കും. ഒരിക്കലും ഒച്ച വെച്ച് ഭക്ഷണം ചോദിക്കില്ല. അമ്മ ഭക്ഷണം താ എന്നതും മോള് ഭക്ഷണം തരൂ എന്നതും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്. वाह सर, मुझे थोड़ी सी कम समझ आई क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है मुझ में, लेकिन लगा कि विषमता पर ये कविता है जी, जो आपने समाज की विषमता पर कविता है ये, ऐसा मुझे लगा। थोड़ी कम समझ आई मुझे। नहीं, ये माँ और बेटी के बीच एक संवाद जैसा है। माँ का बेटी को खाना परोसना और बेटी का माँ से खाना पूछना, दोनों में फर्क है, नीलेश रघुवंशी बताती है। बहुत ही सुंदर कविता है। जी 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 बिल्कुल, वही मैंने कहा कि इतना ज्ञान नहीं है भाषाओं का मुझे जितना आपके पास है। जी। लेकिन थोड़ा सा समझ आया। हाँ, किसी विषमता पे बात हो रही है, ये नहीं मालूम कि क्या फर्क है। जी जी, हमारे साथ अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार मानवतावादी दृष्टिकोण के मूल में क्या है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि ये आपकी किसी रचना या साहित्य सृजन से संबंधित नहीं, उनका प्रश्न मेरे पीएचडी विषय से है, मानववाद से है। जी, मानववाद ऐसा है कि सर, ये हमेशा, जैसे ही शब्द का अर्थ है, मानव के पक्ष में और मानव के खिलाफ में। मानव के खिलाफ में जब भी बातें होती है, मानवता के खिलाफ जब भी बातें होती है, मानवतावादी उस पर बात करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं। आपको पता होगा कि आप सबने सुना है ह्यूमन राइट्स कमीशन।
ह्यूमन राइट्स कमीशन का आविर्भाव कैसे हुआ? मानव मानव से लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा। जब मानव मानव से लड़ रहा है, उस पर एक रिजल्ट, एक नतीजा निकलने के लिए एक कमीशन को रखना पड़ा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जहां पे दो लड़ने वाले अपने बात को वहां कमीशन के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर कमीशन इस निर्णय पे पड़ता है कि कौन सही है, कौन गलत। तो मुझे ये जो दो महाकवि मैं कहूंगा इनको भारतीय भाषाओं में, सच्चिदानंदन और केदारनाथ सिंह का जो योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों का। और इन दोनों कवियों को मुझे खुशी की बात है ये भी बताते हुए कि केदारनाथ सिंह जी को मैं, जब वो कोचीन आए, मैं उन्हें अपने घर ले गया, मेरे घर बैठ के उनके साथ हमने डिनर किया, फिर वापस उनको मैं होटल ले गया। जब वो आके बैठे तो मेरी माँ आके माँ ने उनको नमस्ते बताया और पूछा कि सर आप कैसे हैं। मेरी माँ और मेरी पापा, इन्होंने जिंदगी शुरू की 1968 से पंजाब के पानीपत से। मेरे पिताजी वहां पोस्टेड थे। तो केदार जी ने कहा, संतोष जी आपकी माता हिंदी बोलती है, आपकी पत्नी हिंदी बोलती है, आप हिंदी बोलते हैं, मैं तो हिंदी परिवार में आ गया। तो हमने कहा सर थैंक यू। तो हमने रोटी सब्जी सब बनाई। उसके बाद केरल का जो खाना था, मतलब चावल और सांबार वगैरह जो भी था, ये उनके लिए तैयार किया था, उसको भी उन्होंने छका। उसके बाद देखिए, इतने बड़े कवि हैं, मैंने उनकी कविताओं पर पीएचडी की है, बहुत बार फोन पे बात हुआ, पहली बार मिला, घर ले आया, रात को डिनर कर रहे हैं मेरे घर में। तो मैंने पूछा सर सब ठीक है, कुछ और चाहोगे आप, रोटी सब्जी कुछ भी, जो भी है, चावल? तो देखिए, एक साधारण से बच्चा जैसे बोलता है, माँ से जैसे पूछता है या परिवार वालों से पूछता है, उन्होंने कहा संतोष जी क्या एक कप कॉफी मिलेगी? तो मैंने पत्नी से कहा कॉफी बनाना यार। तो उन्होंने कॉफी बनाया, हम लोग मिलके कॉफी पिए, वापस उनके होटल जाके मैं छोड़ के मैं वापस आ गया। दूसरे दिन एक बहुत बड़ा साहित्यिक आयोजन था, जिसमें केरल के एक बहुत बड़े साहित्यकार को पुरस्कार देने के लिए केदार जी को दिल्ली से बुलाया गया था। ये सारी चीजें जो है, मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि पिछले 32 सालों से मैंने 12 भारतीय भाषाओं से 260 रचनाकारों को अनुवाद के माध्यम से भिन्न भाषाओं में परिचित कराने का मौका मुझे मिला। ये मैं अपना बड़ा सौभाग्य, और मैं इसे अपना पूंजी मानता हूं। सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण काम है सर, और ये आपकी पूंजी जो है हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अमूल्य धरोहर है। जो काम आपने किया है वो हमारे लिए भी अमूल्य है। और मुझे लगता है कि अनिल कुमार जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अब अंत में एक सवाल करना चाहते हैं, नई पीढ़ी के रचनाकारों और अनुवादकों के लिए आपका क्या संदेश है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो बहुभाषिक साहित्य में अपना भविष्य देख रहे हैं? ऋतु जी, ऐसा है कि जैसे आपने कहा, अनुवादक को बहुपठ होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना आपको अनुवाद करते हुए आपको चीजों का, मतलब चीजों को समेटने का, उसको समझने का, उसको आत्मसात करने का मौका मिलेगा। यह दो तरह से इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि आपको मूल रचनाओं को भी पढ़ना है, और जो अनुदित साहित्य है, यह भी एक बहुत बड़ा वर्ग है साहित्य का, अनुदित साहित्य, आपको उसको भी पढ़ना है। क्योंकि हमारे देश में रामायण देखिए, महाभारत देखिए, इसके कितने कितने अनुवाद भिन्न भाषाओं में मौजूद है। अनुवाद के साथ सबसे बड़ी विडंबना कहें या उसका जो सच है, वो यह कि अगर मैं एक पैराग्राफ 25 लोगों को दे रहा हूं, उसका अनुवाद 25 तरह का होता है। कोई भी एक अनुवाद दूसरे अनुवाद से मेल नहीं खाएगा। वो इसलिए कि अनुवाद में अनुवादक की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो झलकता है। इसलिए एक ही कृति का
100 बार अनुवाद हो सकता है, और वो 100 अनुवाद ही रहेगा, कभी एक समान नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अनुवाद में दक्षता पाने के लिए अनुदित चीजों को भी लगातार पढ़ते रहिएगा, मौलिक चीजों को भी पढ़ते रहिएगा, और अगर आप उस भाषा विशेष के क्षेत्र में आप रह चुके हैं या रहने का मौका मिला, तो आपको वहां के रहन सहन, खान पान और संस्कृति पर और गहराई से मतलब प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलेगी, जो आपको अनुवाद करते समय आपको बहुत तरीके से आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सार्थक और सरल शब्दों में हमारे भविष्य के अनुवादकों को बहुत सुंदर क्या कहें कि एक तरह से सलाह दी है। और अंत में अगर आप एक दो और छोटी छोटी कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बहुत जी अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गांव हमेशा मेरा प्रिय विषय रहा है। गांव पर एक कविता। मेरा गांव, सालों बाद गांव हो आया, गांव से लौटने पर एक अजीब सी ऊर्जा होती थी, लेकिन इस बार मेरे गांव की चाय की दुकान रंगीन हो गई है लेस, चीटोस व चीज बॉल से। अब चाचा चाय नहीं, रिचार्ज कूपन बेचता है। मेरे गांव के लोग गायक अब गांव में नहीं हैं, वे पिस रहे हैं शहरों में। मालिकों की इच्छा अनुसार गाना पड़ रहा है जब से शहर आए हैं। मेरे गांव की नदी को कौन नहीं जानता, नदी थी तभी तो गांव बसा। बारिश में तटों को तोड़कर बहती नदी आज वह रास्ते में बिखरे पड़ी दूध सी हो गई है। मेरे गांव में रात रानी के फूलों की सुगंध होती थी। आंगन वाले घर थे, तुलसी चौरा था, उस पर झुके नीम के पेड़ थे। अब न फूल है न आंगन वाले घर। कुहार के टोले की ओर जाती मेरे गांव की पगडंडी तब्दील हो गई है कच्ची सड़क में। चुप है कबरी गाय, दुधिया बिल्ली, जबरू कुत्ता। मेरे गांव से बरगद, बबूल और बांस खदेड़ दिए गए हैं। अब तो आम, इमली, ककड़ी, कद्दू, खरबूजा, खीरा आते हैं शहर से। मेरे गांव के खेत रो रहे हैं, सिमट रही हैं सीमाएं उनकी। खड़ी फसलों के दिन केवल यादें बन गए हैं। मेरे गांव के नीम हकीम हलवाई को निगल लिया है सुपरमार्केट ने। अब सब कहीं प्लास्टिक की बोतल, कैरी बैग। मेरे गांव के नीम हकीम हलवाई को निगल लिया है सुपरमार्केट ने। अब सब कहीं प्लास्टिक की बोतल, कैरी बैग। मेरा गांव अब ना पूरा गांव है ना पूरा शहर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये जो भौतिकवाद है उसमें आधुनिकता ने इस तरह से पकड़ा है हमें कि हम शहरों में तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी सुकून पाने के लिए और अच्छी जलवायु के लिए हम लौट कर छुट्टियों में गांव ही जाते हैं, लेकिन गांव ही धीरे धीरे बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कविता है जी। राधा और कृष्ण को मैंने एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है राधा और कृष्ण। तुम्हारे आने से मैं खुश हो जाऊंगा, जैसे बारिश के आने पर खुश होते हैं नदी, पोखर, पेड़, पौधे। तुम्हारे लिए मैंने घर सजा दिया है, दीवारों पर टांगी है पेंटिंग, खिड़कियों पर लगे हैं पर्दे नए। तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हैं तमाम शब्द, जिनका उपयोग किए साल कई बीत गए। तुम्हारे साथ गपशप से जीवंत हो उठेंगे वे, पाएंगे सौंदर्य अपना फिर से। तुम्हारे आने से मैं खुश हो जाऊंगा, फूल खिलेंगे, तितलियां मंडराएंगी, इंद्रधनुष छा जाएगा, झूम उठेगी प्रकृति सारी, फिर से बनेंगे हम राधा और कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर सर। आपने पौराणिकता को आधुनिकता से जोड़ते हुए इस कविता को लिखा, बहुत सुंदर कविता। एक अंतिम कविता, अंतिम या एक और दो सुनाना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये जी जी, ये मेरी दूसरी कविता संग्रह की शीर्षक वाली कविता है हमारे बीच का मौन। जी। प्रेम की तुम्हारी अपनी परिभाषा है, जो मेरी परिभाषा से काफी भिन्न है। तुम्हारे अपने तर्क हैं, मेरे अपने। खैर,
मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कहता तो भी तुम शायद ही सुनती। मैं पूछना चाह रहा था कि अब कमर दर्द कैसा है। तुमसे मिलना एक संयोग था, हाथ थामना, साथ जीना, छूट जाना, पुनः तालमेल बैठाना। यहां तक आकर संतुलन बनाए रखना कठिन है। फिसलने का डर रहता है, चोट लगने का भी। हमारे बीच का मौन बहुत खूबसूरत था। तुम्हारा चुप होना महज खामोशी नहीं थी, यह शायद नकली ठहराव था। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे छिड़ जाऊंगा। तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो, बिल्कुल जीवन की तरह, जैसे थोड़ा नमक थोड़ा पानी। वाह, बहुत सुंदर। शायद दाम्पत्य जीवन का एक खास पहलू उभर कर आया है इस कविता में। बहुत जी सुंदर। जी जी जी। सरहद पर एक और कविता सुनाना चाहूंगा। सरहद। जी, स्वागत है। सरहद। यह शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। मेरे लिए यह सूचना है, इसे पार करने पर रिश्तेदारों से मिल पाऊंगा। दोनों तरफ तैनात सैनिक फाटक खोलते हैं, तालियों के बीच लोग जाते हैं दोनों ओर, झंडे फहराए जाते हैं दोनों ओर। हमारे झंडों का रंग अलग अलग है, समान है रोटी आटा जींग हीरा हल्दी धनिया मिर्च नमक दोनों तरफ। हमारे झंडों का रंग अलग अलग है, समान है आटा रोटी हींग जीरा हल्दी धनिया मिर्च नमक दोनों तरफ। समान है दोनों तरफ मां की दुआ, पिता का प्यार, बहन की सिसकियां, भाई की बेचैनी, अजान की आवाज, सेवई का स्वाद। खून दोनों तरफ है लाल, सरहद पार की खबरें करती हैं परेशान। महीनों बाद फाटक खुलता है, फिर मिलेंगे हम खुले आकाश के नीचे गुनगुनी धूप में, जहां पुनः यह एहसास दृढ़ हो कि यह शब्द जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। वाह सर, वाह, बहुत सुंदर। और आज के समय में, वर्तमान समय में ये कविता बहुत बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आपने सही कहा, सरहदें बढ़ जाती हैं लेकिन दिल नहीं बढ़नी चाहिए। दर्द वहां पर भी बिल्कुल। होता है, किसी के घायल होने पे दर्द यहाँ भी होता है, किसी के पैर में कांटा चुभने पे। माँ का हाथ वहां भी आशीर्वाद के लिए उठता है, और यहाँ भी हमेशा माँ ही ध्यान रखती है बच्चों का। तो जो ऋतु जी, हमारे मैं जी एक अंतिम कविता माँ पर कविता सुनकर फिर आपका इजाजत चाहूंगा। जी, जो भी आप आगे स्वागत कहें। है। माँ माँ मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी दो माँ हैं, एक माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दूसरी सरस्वती माँ। जी माँ पर ये कविता। मेरी माँ अभी जीवित है, लेकिन इस कविता में मैंने उन्हें कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है माँ। माँ ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, समझदार थी वह पढ़े लिखे लोगों से भी। दुख इस बात का नहीं कि माँ अब नहीं रही, दुख इस बात का है कि जीते जी वह अपने लिए नहीं जी। आंगन अहाता रसोई सब कहीं मौजूद थी वह, गर्मी में सर्दी में तनाव में आह्लाद में परिवार को जोड़े रखा। स्कूल से लौटने पर एक दिन मैं उसके लिए आंवला ले आया। उस दिन रसोई के अंधेरे में खड़ी होकर वह बहुत रो पड़ी। वह आधा सोई आधा जागी और हम बड़े हुए। वह आधा सोई आधा जागी हम बड़े हुए। खुशी इस बात की है कि परिवार के सदस्यों की यादों में सांसों में जीती है वह आज भी। वाह सर, वाह। सच में, जो माँ जितनी कुर्बानियां करती है अपने बच्चों को पालने में, जितना सहती है, दुख सुख सह के भी अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं रखती है मन में, तो माँ जैसा कोई नहीं है। और आपने सच कहा, एक लेखक के लिए तो सरस्वती माँ भी माँ है और जन्म देने वाली भी माँ है, और दोनों ही गुरु है, उन्हीं का सम्मान है। तो हमारी आज की वार्ता जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए भी आज का कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा होगा, क्योंकि जी आदरणीय सर ने बहुत सारी रोचक और विशेष जानकारियां दी, अनुवाद के बारे में भी जानकारी दी, मौलिक सृजन के बारे में भी जानकारी दी, और हमारे दर्शकों को अपने संस्मरण से भी विदेश में घुमाया।
तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे दर्शकों का, आभासी पटल से जुड़े हुए दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वह अपनी टिप्पणियों से हमारे इस कार्यक्रम को और अच्छा बना रहे थे और उत्साहवर्धन कर रहे थे। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सर आपका तो पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और अगली बार जी हम फिर मिलेंगे किसी नए जी। लेखक के साथ, उनकी जुबानी सुनेंगे, उनकी कहानी। बहुत तब तक बहुत के बहुत बहुत लिए बहुत 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 धन्यवाद ऋतु जी। और पटल से जुड़े सभी महानुभावों को मेरा धन्यवाद। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर।